हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम 6 सेमेस्टर के पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आर। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है तो वो एक तरह का सर्विस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो ह्यूमंस की सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इंटर रिलेटेड, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो एथिक्स एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग अ। नौकरी विश्लेषण जानकारी को सुरक्षित करने और रिपोर्ट करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो परिभाषित करती है। तो ये एक स्पेसिफिक जॉब को परिभाषित करती है, यानी कि स्पेसिफिक जॉब को डिफाइन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एचआरएम। मानव संसाधन प्रबंधन की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, टेक्निकल फैक्टर्स, अवेकिंग ऑलमोस्ट वर्कर्स एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, कल्चर एंड सोशियो सिस्टम। ठीक है, यानी कि टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं, अवेकिंग ऑलमोस्ट वर्कर भी होते हैं, और एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का व्यवहार, और कल्चर और सोशियो सिस्टम यानी सोशल का सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्किल दैट आर अवेलेबल विद इन द कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपनी के भीतर उपलब्ध कौशल का वर्णन करता है? तो ये ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री जो होता है वो इसका कौशलों का यानी कि स्किल्स का को डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज़ डिफाइंड पर्सोनल मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ टू डू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ द procuring, developmenting, maintaining and utilizing labor force। क्रमिक प्रबंधन के एक क्षेत्र के रूप में किसने परिभाषित किया है जिसका संबंध श्रम की खरीद, विकास, रख रखाव और उपयोग के विभिन्न परिचालनों कार्यों की योजना बनाने और नियंत्रण से है। तो ये जो डेफिनेशन है उसको माइकल जोसेफ ने दिया था, ठीक है। उनका कहना था कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या फिर जो आपका पर्सोनल मैनेजमेंट है उसका संबंध जो है वो लेबर से है, लेबर की खरीद से है, डेवलपमेंट से है, और उसके रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस से है, और उसके यूज से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिसोर्सेज आर एंड कैपेबिलिटी दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ competitive एडवांटेज फॉर अ फर्म ओवर इट्स रिवाइवल आर कॉल्ड। संसाधन और क्षमताएं जो किसी फर्म के लिए उसके प्रतिद्वंदियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के स्रोत के रूप में काम करती है, ये कहलाती है। तो इसको हम कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ कंपल्सरी फॉर। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है वो किसके लिए कंपल्सरी होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड कह रहा है बेस ऑफ रिक्रूटमेंट, और थर्ड कह रहा है बेस फॉर सिलेक्शन पॉलिसी। तो ये सारे ही के लिए कंपल्सरी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जॉब एनालिसिस, एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, induction and internal mobility are few important functions which come under the heading of dash of HRM। नौकरी विश्लेषण, मानव संसाधन योजना, भर्ती, चयन, नियुक्ति, प्रेरणा और आंतरिक गतिशीलता कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मानव संसाधन प्रबंधन के डैश शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा है किस शीर्षक के अंदर आते हैं? तो ये प्रोक्योरमेंट फंक्शन के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम विच कम्स अंडर। जो डायरेक्टिंग होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो डायरेक्टिंग है वो आता है आपका मैनेजरियल फंक्शन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does human relation approach refers to। मानवीय संबंध दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो जो मानवीय संबंध का दृष्टिकोण है वो संबंधित है किससे, ये पूछ रहा है।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू अ वर्क सिचुएशन दैट मोटिवेट देम टू वर्क टुगेदर टू अचीव प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन, यानी कि लोगों की एक ऐसी कार्य स्थिति में एकीकृत करना जो उन्हें उत्पादकता तथा आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की को प्रेरित करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर जॉब एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी विश्लेषण के लिए सूचना एकत्र करने की विधि है। तो क्वेश्चनर मेथड जो है वो इसका एक बेस्ट मेथड हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन एट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, स्किल, एप्टीट्यूड्स एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली। किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक शिक्षा, कौशल, योग्यता और अनुभव के संबंध में मानवीय विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये जो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन होता है वो इन सब के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ एचआरएम प्रैक्टिस। मानव संसाधन प्रबंधन पद्धति की नींव किसने रखी थी। तो पीटर एफ ड्रकर एंड डगलस एमसी जॉर्जर ने रखी थी, ग्रेगर ने रखी थी, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एचआरएम हैज बिकम अ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब। मानव संसाधन प्रबंधन एक अत्यंत विशिष्ट कार्य कैसे बन गया। ठीक है। तो मानव संसाधन प्रबंधन जो है ये एक तरह का स्पेसिफिक जॉब इसलिए बन गया क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका कह रहा है इट मैक्सिमाइज द आउटपुट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। क्योंकि ये जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए आउटपुट और जो एम्प्लॉय होते हैं उनके सेटिस्फैक्शन को डिराइव करता है, उनके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स। तो इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टी क्यू एम मेजर एम्फेसाइज इज ऑन डैश। तो टी क्यू एम जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को एम्फेसाइज करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल एंड इंक्रीज द स्टॉक टारगेटेड रिसोर्सेज विद इन द फर्म इज कॉल्ड। असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करने और फर्म के भीतर लक्षित संसाधनों के स्टॉक को बढ़ाने की क्षमता को डैश कहा जाता है। तो उसको हम कंपिटेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कंपिटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्कोप ऑफ एचआरएम। एचआरएम का स्कोप क्या है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एचआरएम का जो स्कोप होता है वो फर्दर रिसर्च इन बिहेवियर साइंस, न्यू आइडियाज इन मैनेजमेंट एंड एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। मतलब एक तरह का नया रिसर्च करना बिहेवियर साइंस में और नए आइडियाज़ को डेवलप करना और जो भी मैनेजमेंट में जो मैन पावर है उसके अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देकर उसका इम्प्रूव करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या महत्व है या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलिंग से क्या होता है, यहाँ पे लिखा ऑप्शन इंश्योर दैट एक्टिविटी आर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ प्लान। यानी कि जो एक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो जो एक्टिविटी है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। यानी कि जो प्लान में सोचा गया था, जो कंडीशन या टर्म्स दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंश्योर किया जाता है कंट्रोलिंग के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ डिसीजन इज मैनेजमेंट। यानी कि एक मैनेजमेंट में एक डिसीजन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रीचिंग एट अ प्रॉपर कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरेशन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा कि एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचना, कंसिडरेशन के बाद एक तरह के प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचना ही डिसीजन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एन एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ यूनिट और प्लान हु इज द सिटीजन फॉर ऑफ द कंट्री इन विच ऑफ द यूनिट और प्लान इज लोकेटेड बट वेयर आर द यूनिट और प्लान इज ऑपरेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन और अनदर कंपनी। किसी इकाई या संयंत्र में कार्यरत बड़े कर्मचारी जो उस देश का नागरिक है जिसमें इकाई या संयंत्र स्थित है, लेकिन जहां इकाई या संयंत्र किसी अन्य देश में मुख्यालय वाले संगठन द्वारा संचालित होता है,
तो वहाँ पे हो जाएगा आपका होस्ट कंट्री नेशन, यानी कि जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है वो कंट्री होस्ट कंट्री होगी, लेकिन जहाँ पे उसका ऑपरेशन हो रहा है वो कंट्री में वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन जहाँ पे हेडक्वार्टर है वो होस्ट कंट्री होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वांटिटेटिव टेक्निक रेफर्स टू। क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या होती है? तो पहला कह रहा है मॉडल स्टिमुलेशन रिसोर्स एलोकेशन टेक्निक। दूसरा कह रहा है वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स एंड द ट्वेनिंग थियरी। और तीसरा कह रहा है गेमिंग एंड गेम थियरी एंड प्रोबेबिलिटी थियरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो क्वांटिटेटिव टेक्निक है वो इन तीनों के लिए हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टाफिंग इंक्लूड्स। स्टाफिंग जो उसमें इंक्लूड होता है, तो पहला कह रहा है वर्कलोड एस्टिमेशन, दूसरा कह रहा है टर्मिनेशन, तीसरा कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सोनल, प्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में इंक्लूड है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू कैलकुलेट द नीड फॉर मैन पावर ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज लॉस ऑफ मैन पावर ड्यू टू लीव, रिटायरमेंट, डेथ, ट्रांसफर, डिस्चार्ज एक्सेट्रा इज नोन एज। छुट्टी, सेवानिवृत्त, मृत्यु, स्थानांतरण, सेवा मुक्ति आदि के कारण जनशक्ति की औसत हानि के आधार पर जनशक्ति की आवश्यकता की गणना करने को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग, सॉरी, वर्क फूड एनालिसिस। यानी कि जब रिटायरमेंट हो जाता है, कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है या फिर छुट्टी पे होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके पास से कितने और मैन पावर की आवश्यकता है, ये इस चीज़ को हम वर्क फोर्स एनालिसिस के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एम पी डी क्यू स्टैंड फॉर। एम पी डी क्यू का मतलब क्या विस्तार होगा? तो यहाँ पे इसका विस्तार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी फॉर एचआरएम। एचआरएम की स्ट्रेटजी क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है मेकिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। सेकेंड कह रहा है प्लानिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ मैन पावर। तीसरा कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू पर्सोनल। तो ये सारे ही स्ट्रेटजी एचआरएम में फॉलो कर होती हैं और होनी भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अनवांटेड प्रेजेंट एम्प्लॉय फाइंड न्यू जॉब विद द अदर फर्म कॉल्ड। अवांछित वर्तमान कर्मचारियों को अन्य फर्मों में नई नौकरी खोजने में मदद करने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको हम कहते हैं आउट प्लेसमेंट। ठीक है, यानी किसी कंपनी के अंदर कोई ऐसा कर्मचारी है जो उस कंपनी के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक, तो कंपनी ही उसकी हेल्प कर देती है उसको दूसरे जगह पे जॉब दिलाने में, उस प्रक्रिया को हम आउट प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लेजिस्फेयर व्यू पॉइंट। ठीक है, लेजिस्फेयर व्यू पॉइंट क्या है? तो लेजिस्फेयर व्यू पॉइंट का मतलब होता है अ मिनिमम ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो पब्लिक इंटरवेंशन है वो बहुत कम से कम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ह्यूमन फैक्टर। हम मानवीय कारक की प्रवृत्ति को कैसे समझ सकते हैं? तो अगर बात करें मानव प्रवृत्ति को समझने की, तो कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, यानी कि जो पीपल का बिहेवियर है काम के दौरान उसके अकॉर्डिंग हम उसके प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।